तो क्या हाल चाल है बच्चों, स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट में। और मैं विकी सिंह। और आज हम जिस डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है बेटा ड्वार्फिज्म, जिसे हिंदी में बौनापन भी कह देते हैं। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही एक पार्ट है। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो या आप फॉर्म अगर कोई भरें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप ड्वार्फिज्म सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है क्या नहीं है, रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, आईआईटी जेई का एग्ज़ाम मतलब जेई मेंस एडवांस का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, या इन फ्यूचर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और आपने एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा रखा है पहले ही लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ड्वार्फिज्म का, ठीक, मतलब बौनेपन का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है। ठीक, अब नॉर्मली अभी इन एग्ज़ाम्स में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, आईआईटी में, नीट में एमबीबीएस एडमिशन के लिए कौन कितनी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जो कि आपको कहीं और मिलने नहीं वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो अगर आपकी जो हाइट है फुल मैच्योरिटी पर 18 साल के बाद मान लें नॉर्मली, तो आपकी जो हाइट है अगर वो 4 फुट 10 इंच है या इससे कम है, इससे 1 इंच भी ज़्यादा हुई, तो फिर आप ड्वार्फिज्म में नहीं आएंगे। इसका मतलब आपकी हाइट कितनी, 4 फुट 10 इंच या उससे कम है, तो आप ड्वार्फिज्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेंटीमीटर्स में बोले तो 147 सेंटीमीटर तक या उससे कम अगर आपकी हाइट है तो आप ड्वार्फिज्म के अंदर आते हैं। ये जानकारी हमें RPWD एक्ट 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप खुद भी इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप UDID की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको गैजेट ऑफ इंडिया नाम से एक डॉक्यूमेंट होगा, भारत का राजपत्र, और उसमें आपको इस डिसेबिलिटी के बारे में ये चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक, अब रिजर्वेशन किस कैटेगरी में मिलता है नहीं मिलता, देखो सब कुछ, देखो सबसे पहले क्या है, जब आप गए होंगे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो हर जगह पर अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। अब आपके सेंटर पर क्या हुआ है पता नहीं, आप ज़रा कमेंट में बता सकते हैं क्या हुआ था। ठीक है, अब एनटीए में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एनटीए में, आज जोसा काउंसलिंग में, आईआईटी जेई के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर कर देना। सबसे पहले तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिन बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है वो किसे मिलता है एक बार ये समझ लो। 40% अगर डिसेबिलिटी है आपकी, जिसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, तो 40% से लेके 80%, है ना, इतनी अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी का। ठीक है, और अगर 40% से कम है आपकी डिसेबिलिटी तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब फिर अपनी नॉर्मल कैटेगरी से अगर एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो बात वहीं ख़त्म हो गई। गवर्नमेंट जॉब में 40% से नीचे वाले को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी 80% से ऊपर चली गई तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, और आईआईटी में, एमबीबीएस में, बीडीएस में, मेडिकल कोर्सेज या बीटेक कोर्सेज में आपको गवर्नमेंट सीट पर रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगी और एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आप नॉन एलिजिबल घोषित हो जाओगे। ठीक, तो आपकी डिसेबिलिटी रेंज 40 से 80% के बीच में ही होनी चाहिए। कम हुई तो रिजर्वेशन ख़त्म, ज़्यादा हुई तो एडमिशन के चांसेस ही ख़त्म हो गए, और गवर्नमेंट जॉब तो दोनों केसेस में मिलेगी नहीं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़ समझ लीजिए, ये अब वेरिफिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, या तो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी हो सकता है ना, हेरिडिटी बोलो, जेनेटिकल बोलो, या हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से ये होता है। क्या इसका कोई क्योर है, तो इसका देखो कोई क्योर तो है नहीं, लेकिन आजकल कुछ ऑपरेशनल थेरेपीज़ आ गई हैं, हड्डियों को काट कर लंबा करके एक्सटेंड करके जोड़ दिया जाता है। बड़ा ही दर्दनाक और लंबा और अनसक्सेसफुल सा प्रोसीजर है। कई जगह पर लोग इसे सक्सेसफुल भी बता रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी लाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी भी करना चाहिए इस वजह से। ठीक है, क्योंकि इसके सक्सेसफुल केसेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अनसक्सेसफुल केसेस इन इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता है। आप कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ हाइट इंक्रीज करने वाली कुछ वीडियोस डाल देना, इंक्रीज ऑफ हाइट विद सर्जरिकल प्रोसीजर, तो ये डाल देना, आपको दिखाई दे जाएगा कि ड्वार्फिज्म से लड़ते लड़ते लोग इतना डिप्रेस हो गए। बेटा ये समाज मजबूर कर देता है, मैं बस समझता हूँ डिसेबिलिटी के बारे में, तो ये समाज इतना मजबूर कर देता है कि आदमी कुछ भी कोशिश करता है कि यार मेरी हाइट बढ़ जाए या मैं भी नॉर्मल पर्सन की तरह दिखाई दूँ। सो दैट्स
नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो हम एक ज़रूर करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें जो समझना है वो समझ लीजिए कि टेस्ट कैसे होता है। देखो, सबसे पहले तो आपकी हाइट मेज़र होगी। अगर आपकी हाइट 4 फुट 10 इंच से नीचे है या उतनी है, तो फिर आपको ड्वार्फिज़्म के केस में लेंगे, फिर आगे फर्दर टेस्ट होगा। और अगर आपकी हाइट इससे बड़ी निकल गई, 4 फुट 11 इंच निकल आई, या 147 सेंटीमीटर है, इसमें कन्वर्ट करें 147 से ज़्यादा निकल आई, तो फिर आपको ड्वार्फिज़्म के केस में नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएंगे आप। फिर आप अपनी नॉर्मल कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं अगर नंबर आपके इतने हैं तो। और गवर्नमेंट की सीट तो गई, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तो बात ही चली गई। चलो भाई, नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। अब क्या हो कि हमारी जो हाइट है वो ड्वार्फिज़्म के अंदर ही आ जाए, तो अब हमारे साथ क्या चेकिंग होगी। अब क्या होगा बेटा, उसके बाद वो ये चेक करेंगे कि ड्वार्फ होने की वजह से आपके जो हाथों की लेंथ है, मतलब आपके जो अपर लिम्ब है, वो कहीं रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहे, उनकी हाइट इतनी छोटी तो नहीं है। क्योंकि ड्वार्फिज़्म में कई बार बेटा शॉर्ट आर्म ड्वार्फिज़्म भी होता है लोगों को, मतलब हाइट तो कम है ही, लेकिन जो अपर लिम्ब की हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इतनी कम कि आप वो दोनों हाथ आपस में नहीं मिल पाते, दूर रहते हैं, इतना दूर रहते हैं, ऐसे जॉइंट नहीं हो पाते। तो बेटा जब डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करता है तो ये दोनों हाथों का पास होना बहुत ज़रूरी है। जब वो टाँके भरता है तो उसके दोनों हाथों का हाथ पास होना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए इन दोनों हाथों का साथ में आना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो आप खुद भी समझ सकते हैं, और एक डॉक्टर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो ये भी आप थोड़ा एज्यूम कर लें। तो फिर आप ये भी बोल सकते हो भैया सर्जरी तो बहुत आगे की बात है, हम एमडी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीडीएस में। लेकिन बेटा वहाँ पर जो आपको वेरिफिकेशन होता है वो ये सोचकर नहीं होता है कि बच्चा खाली एमबीबीएस कर बाहर हो जाएगा। वो तो सिर्फ आगे तक सोच के चलते हैं कि ये एमएस करेगा, एमडी करेगा, मतलब आगे करियर में बढ़ेगा और लोगों की ज़िंदगी इसके हाथ में होगी। तो इसकी जो डिसेबिलिटी है और आर्म्स की जो शॉर्टनिंग है, ये कहीं ना कहीं उसको बाधित तो नहीं कर रही, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रही ऑपरेशंस परफॉर्म करने में और क्योर देने में किसी पेशेंट को, मतलब एक लाइफ आपके हाथ में दी जा सकती है नहीं। और अगर आपकी आर्म्स का साइज मान लो ओवरऑल तो छोटा ही है, लेकिन इतना नहीं है कि वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रही और अब चीज़ों को चीज से इससे सिल भी नहीं सकते, एक ब्लेड सर्जिकल चला भी नहीं सकते, तो इतनी डिफरेंस नहीं है आपकी आर्म्स में, मतलब अपर लिम्स में, तो आपको बेटा रिजर्वेशन मिल जाएगा ड्वार्फिज्म में। अब यहाँ पर कोई XYZ फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, यहाँ सिंपल सी येस और नो वाली बातें होती हैं। तो येस और नो शुरुआत में हो गई, उसके बाद हो गई बेटा आपकी आर्म्स की परफॉर्मेंस वगैरह देखना, वो भी कई जगह देखी भी जाती है और कई जगह नहीं देखी जाती। जैसे जोसा काउंसलिंग में जोसा काउंसलिंग में IIT JEE के एडमिशन के लिए ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती, वहाँ पर बहुत नॉर्मल सा टेस्ट होता है। लेकिन अगर बात करें नीट की NTA सेंटर पर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़रूर मेज़र कर लेते हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा टफ रहता है बेटा, आपको पता है कि रिजेक्शन रेट जो है NTA का थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये कह सकते हो कि बेटा कि अब बेटा इसके ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। अब मैं यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि रिजेक्शन जो है MBBS में नीट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू IIT JEE, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि वो एक नॉन मेडिकल फील्ड है और यहाँ मेडिकल फील्ड है, तो डॉक्टर अपन जैसे एक नए डॉक्टर को अगर वो प्रोड्यूस करना है तो आगे उन्हीं बच्चों को आगे फॉलो करते हैं जो कि आराम से चीज़ें परफॉर्म कर सकें। सो वट एवर द रीजन्स, हम इन रीजन्स पे बात करने नहीं बैठे, और मैंने नीट बुलेटिन को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। और इसके अंदर बेटा पे जो मेन कॉजेज़ हैं, मतलब मेन प्रोसीजर ऑफ चेकिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ड्वार्फिज्म के केस में बच्चे ज़्यादातर सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको परेशानी नहीं आती अगर आपके अपर लिम्ब में वो प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने डिस्कस की है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो जो आप MBBS में एडमिशन लेना हो, नीट में लेना हो, IIT में, JEE में, जिसमें भी एडमिशन लेना हो, गवर्नमेंट जॉब लेनी हो, ये वीडियो आपको बहुत बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज PWD कैंडिडेट्स के लिए मैं इस तरह की वीडियोस लगातार लाता रहता हूं। और आपकी कोई नई प्रॉब्लम है, आपके कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आंसर देने में शायद थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज मिलेगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं जल्दी आंसर्स के लिए। और हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो लाइव स्ट्रीम में आपके जो
जवाब हैं आपके सवालों के, वो जल्दी आपको मिल सकते हैं अर्जेंसी हो तो। और उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है टू टेक दिस चैनल। और आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मेंबरशिप का फ़ायदा ये है कि आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको प्रायोरिटी में मिलेंगे। और बेटा मतलब कभी भी लाइव स्ट्रीम होगा तो आप वहाँ पर भी आएंगे तो आपको प्रायोरिटी में आपके जवाब क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। यू नो नीड टू सेंड सुपर चैट फॉर दिस। ठीक है, सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर टू जॉइन द मेंबरशिप। और उससे हमारे चैनल को भी बूस्ट मिलता है और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपसे नेक्स्ट वीडियो में